सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नन्नी एंड आज हम लोग करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट का फेमिनिज्म टॉपिक यानी कि नारीवाद। तो तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज़ फेमिनिज्म, नारीवाद होता क्या है। साथ ही में जानेंगे फेमिनिज्म पर्सपेक्टिव इन इंटरनेशनल रिलेशंस और टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म जानेंगे, और साथ ही में वेव्स ऑफ फेमिनिज्म यानी कि लहर फेमिनिज्म की। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि नारीवाद यानी कि फेमिनिज्म होता क्या है। तो फेमिनिज्म वही कहलाता है जिसमें हम सभी जेंडर्स की इक्वल राइट्स की, इक्वालिटी की बात करते हैं। ओके, सो नारीवाद विचार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए अपेक्षाकृत नए हैं, जिन्हें 1980 के दशक के आखिर में पहचान मिली। यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टडी के दौरान ही नारीवाद विचार जो है उभरा, फेमिनिज्म जो है थॉट्स उभरे, और 1980 के दशक में इसको पहचान मिलनी शुरू हुई। शीत युद्ध के समाप्त होने तक नारीवादी विद्वान सक्रिय रूप से पारंपरिक आईआर सिद्धांतों को चुनौती दे रहे थे। तो जब कोल्ड वॉर फिनिश होने जा रहा था, उस टाइम पे आइडियोलॉजिस्ट जो कि हमारे फेमिनिस्ट स्कॉलर्स थे, उन्होंने आईआर को चैलेंज देना शुरू कर दिया था। उन्होंने तर्क दिया कि मुख्य धारा का आईआर जो राज्य, शक्ति, सुरक्षा और युद्ध जैसी अवधारणाओं पर केंद्रित है, बड़े पैमाने पर महिलाओं के अनुभवों और दृष्टिकोणों की अपेक्षा करता है, जिससे ये पुरुष केंद्रित बन जाता है। यानी कि जो फेमिनिस्ट हैं, उन्होंने चैलेंज देते हुए इंटरनेशनल रिलेशन को ये कहा कि ये केवल मैन सेंटर्ड है, यानी कि ये केवल पुरुष सीमित ही है, इनकी शक्ति उनके युद्ध तक ही ये सीमित है, और इसमें जो है बड़े पैमाने पे महिलाओं को इग्नोर किया जा रहा था, महिलाओं के एक्सपीरियंस और पर्सपेक्टिव्स को, यानी कि बड़े पैमाने पर अनुभव और दृष्टिकोण को अनदेखा किया जा रहा था। नारीवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विद्वान इन मुख्य आईआर अवधारणाओं को लैंगिक दृष्टिकोण से दोबारा देखते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि लिंग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत और व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है, और साथ ही में स्कॉलर्स ने ये भी बताया कि ये जो इग्नोरेंस है, इसके कारण जो है जेंडर काफ़ी अफेक्ट करता है, जेंडर की इक्वालिटी और राइट्स। ठीक है, तो वे मौजूदा आईआर सिद्धांतों में महिलाओं के वास्तविक अनुभवों की कमी को एक बड़ी खामी बताते हैं। और आईआर की सबसे बड़ी खामी क्या बताते हैं वो, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस के ड्रॉबैक बताते हैं फेमिनिस्ट की, महिलाओं की इग्नोरेंस, महिलाओं के एक्सपीरियंस को इग्नोर किया जा रहा है। ओके, तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे नारीवाद की लहरें और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी कि वेव्स ऑफ फेमिनिज्म एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो नारीवाद एक ऐसा आंदोलन है जो सभी लिंगों के लिए है, यानी कि जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि फेमिनिज्म एक ऐसा मूवमेंट है जो कि सभी जेंडर के लिए है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सबकी इक्वालिटी के लिए। ओके, यानी कि सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली सबके इक्वल राइट्स के लिए। यह केवल महिलाओं के बारे में ही नहीं है, बल्कि सभी के बारे में है। ओके, आधुनिक नारीवाद के इतिहास को अक्सर लहरों में बांटा जाता है, यानी कि फेमिनिज्म के हिस्ट्री को वेव्स के रूप में बांटा जाता है, जिनमें से प्रत्येक के अलग अलग लक्ष्य हैं। ओके, तो बात करेंगे पहली लहर, जो कि 19वीं सदी से 20वीं सदी की शुरुआत तक रहा। तो इसका लक्ष्य क्या था? तो इसका ध्यान महिलाओं के वोट देने के अधिकार, शिक्षा और सार्वजनिक पदों पर पहुंच पर थी। यानी कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि शुरुआत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, ना ही उनको शिक्षा का अधिकार था। तो इस पे सबसे पहले प्रोटेस्ट और मूवमेंट्स हुए। यह आज भी उन नारीवादियों को प्रभावित करता है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अधिक महिलाओं को देखना चाहते हैं, जो कि पारंपरिक रूप से पुरुषों का वर्चस्व वाला क्षेत्र है। यानी कि यह आज भी मॉडर्न फेमिनिज्म में दिखाई देता है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में पुरुषों का वर्चस्व ज़्यादा रहा है, यानी कि मैन डोमिनेट ज़्यादा रहा है, इसीलिए। तो अब बात करेंगे दूसरी लहर की, जो कि 1960 से 1990 के दशक तक था। इसने व्यक्तिगत ही राजनीतिक है पर जोर दिया, यह तर्क देते हुए कि चाइल्ड केयर जैसे निजी मुद्दे व्यापक शक्ति संरचनाओं से जुड़े हुए हैं। यह सार्वजनिक निजी विभाजन नारीवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण बना हुआ है।
खासकर इस बात को लेकर कि मर्दानगी सार्वजनिक भूमिकाओं से कैसे जुड़ी हुई है। अब हम बात करेंगे तीसरी लहर की, जो कि 1990 के दशक के बाद से शुरू हुआ। इसने महिलाओं के अनुभवों की विविधता पर प्रकाश डाला, यह स्वीकार करते हुए कि नस्ल, जातीयता और औपनिवेशिक इतिहास लिंग के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। ओके, अब है चौथा लहर नारीवाद का, जो कि 2008 के आसपास शुरू हुआ। यह मुख्य रूप से नारीवादी सक्रियता में इंटरनेट की भूमिका से परिभाषित होती है। यानी कि 2008 में जो चौथा लहर शुरू हुआ वह है इंटरनेट के कारण ज़्यादा हुआ, क्योंकि इंटरनेट के द्वारा जो है फेमिनिज़्म काफ़ी एक्टिव हुआ इस टाइम पे। क्योंकि हम जो है उस टाइम पे ज़्यादातर जो है इंटरनेट के द्वारा सोशल मीडियाज़ जो है यूज़ किया करते थे, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आयोजन करने यानी कि ऑर्गेनाइज करने, जानकारी साझा करने यानी कि इंफॉर्मेशन शेयर करने और समान अधिकारों की मांग करने के लिए शक्तिशाली उपकरण बन गया था उस टाइम पे। एक उल्लेखनीय उदाहरण 2010 के दशक में अरब स्प्रिंग है। आपने जैसे कि अरब स्प्रिंग के बारे में डेफिनेटली पढ़ा होगा 12th क्लास में, जो कि 2010 के आसपास हुआ था। उसमें भी सोशल मीडिया जैसे फेसबुक जैसे जो है ऐप्स का यूज़ करके जो है प्रोटेस्ट किया गया था और बड़े पैमाने पे इसे पहुंचाया गया था। तो ऐसे ही जो है फेमिनिज्म को भी बढ़ाया गया, एक्टिव किया गया, प्रोटेस्ट किया गया, और जो है रूढ़िवादी धारणा जो कि महिलाओं को लेकर था रोका गया और प्रोटेस्ट को बढ़ाया गया। जहां सोशल मीडिया ने रूढ़िवादी समाजों में महिलाओं को विरोध करने और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने में मदद की। ओके, तो स्टूडेंट्स अब बात करेंगे हम लिंग और प्रारंभिक नारीवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विद्वान, यानी कि जो फेमिनिस्ट थे, जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस फेमिनिज्म के बारे में क्या बताया। तो सबसे पहले बात करेंगे जीन बेथ के एल्स्टाइन, जिन्होंने अपनी किताब विमेन एंड वॉर में तर्क दिया कि सुरक्षा महिलाओं के लिए यूज़ किया और संरक्षक होना पुरुषों के लिए, के विचार इस बात को आकार देते हैं कि हम युद्ध को कैसे देखते हैं। और इन्होंने बताया कि इंटरनेशनल रिलेशन ने पुरुषों को सैनिक बना दिया और महिलाओं को पीड़ित बना दिया, जिससे महिलाओं को युद्ध की कहानी से बाहर कर दिया गया, और भले ही अब महिलाएं सेना में हैं। और अब बात करेंगे सिंथिया एनलो की, जिन्होंने सवाल उठाया इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडीज़ पे। उन्होंने कहा कि महिलाओं के अनुभवों को बड़े पैमाने पर क्यों अनदेखा किया जा रहा है, यानी कि इन्होंने पूछा कि क्यों महिलाओं के एक्सपीरियंस और पर्सपेक्टिव्स को इग्नोर किया जा रहा है। ओके, उन्होंने यह भी पूछा कि महिलाएं कहाँ हैं, यह बताते हुए कि इंटरनेशनल रिलेशन सिद्धांत लिंग अंधे यानी कि मैन ब्लाइंड थे। यह नहीं दिखाते थे कि लिंग वैश्विक घटनाओं को कैसे प्रभावित करता है। तो स्टूडेंट्स अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध नारीवाद के प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस फेमिनिज्म। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रति नारीवादी दृष्टिकोण के अलग अलग विचार रहे हैं, जिसमें से पहला है डिफरेंस फेमिनिज्म, जिसे अंतर नारीवाद कहते हैं। दूसरा है लिबरल फेमिनिज्म, जिसे उदार नारीवाद कहते हैं। और तीसरा है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, जिसे उत्तर आधुनिक नारीवाद कहते हैं। तो डिफरेंस फेमिनिज्म क्या है? यह मानता है कि पुरुषों और महिलाओं के अलग अलग अनुभव होते हैं संस्कृति या जीव विज्ञान के कारण, यानी कि कल्चर या फिर बायोलॉजी के कारण, जो अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, खासकर शांति निर्माण के लिए महिलाओं की क्षमता को। अब बात करेंगे उदार नारीवाद के बारे में। यह पुरुषों और महिलाओं के लिए समान भूमिकाओं की वकालत करता है, यानी कि इक्वल राइट्स की बात करता है। महिलाओं को शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय संबंध पदों में शामिल करने पर जोर देता है, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस के पावर में पोस्ट देने की बात करता है। बिना वैश्विक व्यवस्था को स्वयं बदलने की आवश्यकता के केवल पुरुष प्रधान प्रथाओं को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है। और जो इंटरनेशनल रिलेशन में मैन डोमिनेट है, यानी कि पुरुष वर्चस्व, उसको समाप्त करने की बात करता है।
अब बात करेंगे उत्तर आधुनिक नारीवाद क्या है। तो यह तर्क देता है कि कोई एक महिला का अनुभव नहीं होता है, यह लिंग को एक सांस्कृतिक विचार के रूप में देखता है जो भाषा और कहानियों द्वारा आकार लेता है, जिससे आईआर में इसका विश्लेषण करना जटिल हो जाता है। ओके, सो द लास्ट इज निष्कर्ष। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवादी दृष्टिकोण हमें लिंग पर ध्यान केंद्रित करके दुनिया को अलग तरह से देखने में मदद करती है। यानी कि आईआर फेमिनिज्म हमें जो है हर जेंडर को अलग अलग नज़रिए से देखने का मौका देती है दुनिया को, और वे दिखाते हैं कि कैसे लिंग छिपे हुए शक्ति अंतर पैदा करता है और युद्धों से लेकर अर्थव्यवस्थाओं तक सब कुछ को प्रभावित करता है। यह ताज़ा दृष्टिकोण पुराने विचारों को चुनौती देती है और अब वैश्विक मामलों को समझने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी कि जो इंटरनेशनल रिलेशन फेमिनिज्म है वो विचारधारा जो पुरानी चली आ रही है, जिसे रूढ़िवाद कहते हैं, उसको चुनौती देने का काम करता है और साथ में जो ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं उस पर समाधान करने की भी बात करता है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली डू सब्सक्राइब एंड लाइक, सो दैट आपको आगे के सेमेस्टर्स के लिए ऐसे ही काफ़ी हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।